बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वांटाइज रेडियाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है। आइए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इससे पिछले 2 लेक्चरों में मैंने आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के अलावा बोहर एटॉमिक मॉडल को भी आपको स्टडी करवाया था। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे चैप्टर 20 का, क्वांटाइज्ड रेडियाई। अच्छा जी, पहले तो इसका मतलब समझे। क्वांटाइज का मतलब क्या है बच्चे? क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, यानी कि कोई चीज जो फिक्स अमाउंट के अंदर हो। और रेडियस की जमा रेडियाई है, यानी कि अगर एक ऑर्बिट है ना तो हम लफ्ज यूज करेंगे रेडियस, अगर एक से ज्यादा है तो रेडियाई। तो आपको समझ आई? रेडियस की जमा रेडियाई है, तो इसका मतलब इधर एक से ज्यादा सर्कल की बात कर रहे हैं हम। और क्वांटाइज का मतलब है फिक्स, यानी कि हर ऑर्बिट का एक रेडियस फिक्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स रेडियस में ही रिवॉल्व करेगा। बात समझ आई आपको? आई होप कि आपने पीछे वाला लेक्चर बोहर एटॉमिक मॉडल आपने सुन लिया होगा। तो जी बच्चे जरा तवज्जो करें, इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पहले डायग्राम मैं ड्रा करता हूं क्वांटाइज रेडियाई के प्रूफ के लिए। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक हो गया। सर्कल के सेंटर, इस सर्कल को मैं नाम दे देता हूं हाइड्रोजन एटम का। तो ये हाइड्रोजन एटम है जी। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम का सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके इर्द गिर्द क्या चीज रिवॉल्व कर रही है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है ना कि जब ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इनके दरमियान एक फोर्स होगी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव तो यू करना चाहता है लीनियर वेलोसिटी के साथ। इसकी वेलोसिटी को मैं v कह देता हूं। v के साथ मैं लिख देता हूं n का मतलब है पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, कोई सा भी। लेकिन ये सीधा नहीं मूव करता, बल्कि सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, मैं आपको बेटा बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होती। इट इज नॉट अ फोर्स। कोई और फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है। मैंने फर्स्ट ईयर के लेक्चरों में ये बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में। बहरहाल, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्ट लाइक एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये Fc है, ठीक हो गया। और आपको पता है ना, इसके सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है? रेडियस r। तो r के साथ मैं क्या लिखूंगा? n, ठीक है। n का मतलब 1 2 3 4, ठीक हो गया। ऑर्बिट का नंबर जाहिर कर रहा है। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो जो करें, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इसको हम कूलम्स फोर्स भी कहते हैं। तो बच्चे इसका फार्मूला क्या होता है? Fe इजिकल टू K Q1 Q2 ओवर R स्केयर। K Q1 Q2 ओवर R स्केयर कूलम्स लॉ आपने सेकेंड ईयर के पहले ही चैप्टर के अंदर, जिसको चैप्टर नंबर 12 का हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, हमने पढ़ा हुआ, आपको याद होगा। तो K Q1 Q2 ओवर R स्केयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो Fe इजिकल टू K। Q1 किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का, इसको मैं E लिख दूं। Q2 प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस के अंदर है, इसको भी E। तो E इंटू E ओवर R स्केयर। R के साथ लिख देता हूं N, Rn का स्केयर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? Fe इजिकल टू K E इंटू E स्केयर ओवर Rn का स्केयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ चुकी है K E स्केयर ओवर Rn का स्केयर। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्ट लाइक एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला तो आपको आता ही होगा, हमने फर्स्ट ईयर में प्रूव भी किया हुआ है। Fc इजिकल टू mv स्केयर ओवर R के साथ भी n लिख दें और v के साथ भी n लिख दें। तो बच्चे जरा देखें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई
और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई, हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 2, एफ सी इज इक्वल टू एफ ई, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखें एफ सी की वैल्यू पुट करवाएं, क्या आ जाएगी, एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू एफ ई की क्या आ जाएगी, के ई स्क्वायर ओवर आर एन का स्क्वायर, ठीक है। तो एफ सी की वैल्यू पुट करवा दी और एफ ई की, या आप ये कह लें कि इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंपेयर कर दिया, एक ही बात है, ताकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर सके। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड के लिहाज से, ठीक है। तो देखें जरा क्या चीज कट रही है, एक आर एन से एक आर एन कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन। ऐसी है ना, ये स्क्वायर आर एन से आर एन कैंसिल हो गया, एक आर एन बच जाएगा। अब v की वैल्यू पुट करवानी है, ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, स्पीड कह लें आप इसको, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो v की वैल्यू अब कहां से आएगी बेटा, जरा तवज्जो करें, ये मैं इधर साइड पे रेफरेंस आपके सामने कोट कर देता हूं, इसको मैं नाम दे लेता हूं जी इक्वेशन नंबर 3 का। सो वी हैव अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बच्चे अगर आपने इससे पीछे वाला लेक्चर सुना हुआ है तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो v के साथ भी n लिखता हूं, r के साथ भी n, ठीक है। अब ये है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई। हमने सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा हुआ बोहर एटॉमिक मॉडल का। इधर से मैंने वैल्यू किसकी पुट करवानी है, v की, तो मैं इधर v के ऊपर टिक लगा देता हूं। तो v की वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगी, वी एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, एन एच ओवर 2 पाई, एम आर एन मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें मेरे पास ये सेकंड पोस्टुलेट से, बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से v की वैल्यू आ गई। अब यही v की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवाएंगे, तो हमारे पास फर्दर हम आंसर को प्रोसीड करते हैं। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वी एन की वैल्यू पुट करवा दें इन इक्वेशन नंबर 3, सो वी गेट। तो जी बच्चे जरा तवज्जो करें, ये वी एन की वैल्यू इधर देखें m, और देखें वी एन की जगह पे m वी एन है ना, तो वी एन का स्क्वायर है, तो आप वी एन की ये सारी वैल्यू लिखें, क्या आ जाएगी, एन एच ओवर 2 पाई, साथ में क्या आ जाएगा, एम आर एन। अब ये v का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने v की वैल्यू पुट करवा दी, ये पूरी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, इसका स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये वाली साइड एज इट इज आ जाएगी इक्वेशन 3 की। तो के ई स्क्वायर ओवर आर एन। तो बच्चे आई होप कि ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया। इक्वेशन 3 तक तो इजी है, बस यहां से भी आपने समझना है कि ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट दिखा है, इधर से v की वैल्यू निकाली और वही v की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करवा दी है। आसान है, मुश्किल नहीं है। स्क्वायर ओपन करें जी, स्क्वायर ओपन कर दें, क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर, एम का एम स्क्वायर, आर एन स्क्वायर, सबका स्क्वायर ओपन कर दिया, इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन। अब देखें जरा क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, एक एम से एक एम कैंसिल, ये एक आर एन से एक आर एन कैंसिल, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। ज़रा इसको रीअरेंज कर लें। अब एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर, ये एम तो कैंसिल हो गया ना, 4 पाई स्क्वायर, समझ आ रही है ना बच्चे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, एक एम रह जाएगा, ठीक है। आर एन से आर एन भी कैंसिल, एक आर एन रह जाएगा, इज इक्वल टू, इधर सिर्फ क्या बच जाएगा, के ई स्क्वायर। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा ना, तो मैं नीचे कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख देता हूँ,
कुछ भी नहीं बचा ना, ये आर एन से आर एन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं जी, क्या आ जाएगा। या क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने की भी बजाय देखें, सिंपल हल बताता हूं आपको, रेडियस ही निकालना है ना हमने, क्वांटाइज रेडियाई। इधर देखें, ये वाली टर्म इसको क्रॉस मल्टी, इसको इधर ले आए, आर को इधर ले जाए, ठीक है। ये तो एन स्केयर एच स्केयर ही आ जाना है ना, इसका तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम। अब देख ले, एन स्केयर एच स्केयर 4 पाई स्केयर एम, आर एन उधर ले गया हूं, के ई स्केयर नीचे आ गया, के ई स्केयर इज इक्वल टू आर एन। तो देख ले अब, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये तो एज इट इज आ जाना है, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने आपको बताया, इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले जाए, ठीक है। अगर इस तरह नहीं समझ आया तो परेशान नहीं होना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना, इसको एन स्केयर एच स्केयर, ये वाली टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो होना फिर भी यही है, आर एन रह जाना है, बाकी सारी टर्म नीचे आ जाएगी। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, परेशान तो नहीं हो गए, ठीक है। तो ये के ई स्केयर नीचे आ गया, आर एन इधर ले गए, तो मैंने एक आधा स्टेप आपका बचत ही की है। अब जरा बच्चे जरा तवज्जो करें, ये हमारे पास आंसर आ चुका है रेडियस का, क्वांटाइज रेडियाई, एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम के ई स्केयर, ये आंसर आ चुका है। ये इक्वेशन आपने जुबानी याद करनी है पूरी की पूरी, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्योंकि ये आगे यूज होनी है। जब मैं इससे अगला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी यूज होगी क्वांटाइज एनर्जी में, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें भी यूज होगी। अब बच्चे आपकी बुक वाला क्या कह रहे हैं, जरा तवज्जो करें, एन के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई 3.14, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, के कूलम कांस्टेंट है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 और उसका स्केयर। तो जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जरा तवज्जो करें। ये है ना आपके पास एच स्केयर, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो ये किसके चीज़ इक्वल आ जाएगी बेटा, एच स्केयर ओवर एन के अलावा 4 पाई स्केयर एम के ई स्केयर, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.63 ज़रब 10 की पावर -34 का स्केयर ओवर 4 पाई की वैल्यू 3.14, उसका स्केयर आ जाएगा, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 ज़रब 10 की पावर -31, कूलम कांस्टेंट क्या होता है जी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 ज़रब 10 की पावर -19 का स्केयर आ जाएगा। तो जब ये सारे कांस्टेंट आप पुट करवाएंगे तो अल्टीमेटली इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करने के बाद बच्चे आपके पास आंसर आएगा 0.053 नैनोमीटर, 0.053 नैनोमीटर इस पूरे फैक्टर का आंसर आ जाएगा। सो आप जरा इस चीज को नोट करें, फिर मैं कैमरा सेट करता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो जी बेटा जरा तवज्जो करें, ये सारे कांस्टेंट पुट करवाने के बाद आंसर आ गया हमारे पास। तो अब जरा वैल्यू पुट करवा दें, इसको मैं रीअरेंज भी कर लेता हूं साथ में। क्या आ जाएगा, आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर। अब यहां से गौर से सुने आप मेरी बात, आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर, ये जो एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम के स्केयर, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई ये देखें। तो मैं इधर पुट करवा देता हूं 0.053 नैनोमीटर। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर, इधर मैं लिख देता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। अगर पहला ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए r1, एन की वैल्यू 1, 1 का स्केयर 1 नहीं आ जाएगा, तो ये साथ में आ जाएगा 0.053 नैनोमीटर। तो ये देखें आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ गया 0.053 नैनोमीटर। अब ये देखें, ये जो 0.053 नैनोमीटर है, r1 आया ना, तो यानी कि इस वैल्यू की जगह पे मैं r1 लिख सकता हूं। सो
आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर। अब ये जरा देखिए 0.053 नैनोमीटर R1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आप R1 भी लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास जनरल आंसर आ चुका है क्वांटाइज रेडियाई का। बच्चे नोट कर लें, आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर R1। आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर R1। एन क्या है? ऑर्बिट का नंबर। अगर पहला ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 1, दूसरा है तो एन की वैल्यू 2। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो बताएं क्या लिखेंगे? अगर एन की वैल्यू 1 है तो R1, अगर एन की वैल्यू 2 है तो 4R1, अगर एन की वैल्यू 3 है तो 3 का स्केयर 9R1, अगर एन की वैल्यू 4 है तो 4 का 16R1 एन अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो यानी कि एन का स्केयर आना है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, किसी फिक्स ऑर्बिट के अंदर। अब बच्चे जरा तवज्जो करें, जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है ना 0.053 नैनोमीटर, इसको लिखने के 2 से 3 तरीके हैं। अब वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। MCQs के लिए आप लोग ना नोट कर लेंगे। MCQs के लिए R1 है ना 0.053 नैनोमीटर। ठीक है, एक तरीका तो इसके लिखने का मैं आपको बता देता हूं। इसको यूं भी लिख सकते हैं आप इशारियों को इधर ले जाएं, डेसिमल को 0.53, ये जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो -1 -9 क्या हो जाएगा? -10 मीटर। बात समझ आई? तो अब ये देखें 10 की पावर -10 मीटर को हम क्या लिखते हैं? एंगस्ट्रम। तो 0.53 एंगस्ट्रम भी लिखा जा सकता है इसको। तो अब ये देख लें आप, क्योंकि अक्सर MCQ आते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, चीज़ एक ही है, बस लिखने के अंदाज उसके अलग अलग हैं। तो 0.053 नैनोमीटर या 0.53 एंगस्ट्रम, मैं डेसिमल को उधर ले गया हूं ना। अच्छा, अगर आप इसको फिर एक इशारिया इधर ले हैं तो क्या इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं 5.3। ये एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -10, फिर -1 और -10 कितना आ गया? -11 मीटर। ये न्यूमेरिकल में पुट करेंगे, फिर पॉइंट को आप इधर ले आए तो ये क्या आ जाएगा? 53। तो -1 और -12 -11 कितना आ जाएगा? 10 की पावर -12 मीटर। और बच्चे आप इसको 10 की पावर -12 को पीको भी कहते हैं ना, पीको मीटर। तो ये देख लें, आपने परेशान नहीं होना, मैं उसको रेड लाइन से ना टिक कर देता हूं। 53 पिकोमीटर, 5.3 ज़रब 10 की पावर -11 मीटर। ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रम या 0.053 नैनोमीटर, एक ही बात है, सिर्फ लिखने के अंदाज अलग अलग हैं। आप इसको नोट करें, शाबाश। तो जी बेटे ज़रा तवज्जो करें। अब ये आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 1 2 3 4 तरीके हैं इसको लिखने के। ठीक है, मैंने टिक लगाई हुई है। आप लोग बच्चे मतलब एक ही है, सिर्फ अंदाज अलग अलग है। बात समझ आई आपको? ये चंद बातें मैं बोल देता हूं, आप लोग इसको साइड पे नोट करना चाहे तो आप लोग कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं पहले रेडियस क्या है? R1। R1 के बाद फिर 2 नहीं है, फिर 4R1 है, 4 के बाद 5 नहीं है, फिर 9 है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में ही मूव करेगा। यही तो बोहर ने कहा था, कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक खास फिक्स रेडियस में ही रिवॉल्व कर सकता है। यानी कि ये जो ऑर्बिट्स हैं आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। आप देख रहे हैं R1 के बाद R2 नहीं है, तो आप ये पहली लाइन लिखेंगे, ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, कि इनके दरमियान स्पेस एक जैसी नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट आर क्लोजेस्ट ऑर्बिट। यानी कि पहला और दूसरा R1 और 4R1 ये सबसे करीब तरीन है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट आर क्लोजेस्ट ऑर्बिट। पॉइंट नंबर 3 लिखे, लास्ट 2 ऑर्बिट्स आर फारदेस्ट ऑर्बिट। यानी कि पहले 2 ऑर्बिट सबसे करीब है और आखिरी 2 ऑर्बिट सबसे दूर है। आखिरी से बराबर फिर आखिरी इन्फिनिटी पे ही होगा ना। तो पहले 2 ऑर्बिट सबसे करीब हैं, आखिरी 2 ऑर्बिट सबसे दूर है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर मूव करते जाएंगे, ऑर्बिट का रेडियस इंक्रीज करता जाएगा, उनका फिजिकल गैप इंक्रीज करता जाएगा।
तो चले स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बच्चे। ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाने लगा हूँ। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोहर का सेकंड पोस्टुलेट ही लगेगा, mvr इज इक्वल टू NH/2 v के साथ भी n लिख दे, r के साथ भी n, तो इधर से v क्या आ जाएगा, स्पीड निकालनी है ना, NH/2 mrn मल्टीप्लायर है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, mrn मल्टीप्लायर है ना, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है, mvr इज इक्वल टू NH/2 mvr को हम एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। तो बच्चे आपको याद करें, मैंने अभी बताया था कि ये इक्वेशन आपने एक याद करनी है, NH/2 m rn की वैल्यू पुट करवाएं जी। अब rn की वैल्यू किसको याद होगी, जिसने ये लॉन्ग समझा है, तो जरा देखें rn की वैल्यू ये दी हुई है n²h²/4π²m², जिसको मैंने कहा था n के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट हैं। तो rn की वैल्यू पुट करवा दें जनाब, क्या आ जाएगा, n²h²/4π²m²। ठीक हो गया। अब ये जरा देखें इधर से, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा, तो Vn इज इक्वल टू NH ज़रब ये 4π²m², ऊपर चला गया, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, 2πm ज़रब n²h²। ये स्टेप समझ आया आपको। मैंने Rn की वैल्यू पुट करवाई और ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला गया। अब क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं जरा बताएं। 2 इज 4, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं। तो Vn इज इक्वल टू 2πke²/NH। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है जी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का। बच्चे इसको बॉक्स में लिख लें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी, 2πke²/NH। आपकी एग्जाम्पल भी इसी फार्मूले से सॉल्व हो रही है। 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, सिर्फ एन कांस्टेंट नहीं है। एन तो ऑर्बिट का नंबर है। ये अगर एन की वैल्यू 1 है, मिसाल के तौर पर अगर पेपर में आ जाए फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो आप एन की वैल्यू 1 पुट करवाएंगे, बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं। और ये आपकी 20वें चैप्टर की पहली एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। शॉर्टकट ट्रिक क्या जी, Vn इज इक्वल टू ये 2πke²/H, इसने तो रहना ही कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर है बच्चे 2.18 ज़रब 10⁻⁶/n। ये है जी ट्रिक शॉर्टकट। ये देखें, अगर आपसे कहा जाए ना कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालें तो n की वैल्यू 1 पुट करवा दे, तो ये जो 2.18 ज़रब 10⁻⁶ है ना, ये इस पूरे कांस्टेंट का आंसर है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ गई है, क्योंकि आप 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आना है। हाँ, अगर कहूं मैं आपको सेकंड ऑर्बिट में निकालें तो बहुत सिंपल है, आप 2.18 उसको 2 से डिवाइड कर दें। अगर थर्ड ऑर्बिट में आए तो 2.18 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के नंबर के साथ इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा, n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। यानी कि अगर पहले ऑर्बिट में ना तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं तेजी से। अच्छा, अगर जैसे जैसे ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम, और ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, न्यूक्लियस से अवे मूव करते जाएंगे, ऑर्बिट का नंबर बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती जाएगी। बिकॉज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के नंबर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया। तो बच्चे आई होप कि ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको समझ आ गया है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट R1 को लिखने के 3 से 4 तरीके भी आपको समझ आ गए।
ठीक है, ये वाला मेथड भी और ये आपको प्रूफ भी समझ आ गया। तो बच्चे अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा ना वो क्वांटाइज एनर्जी के बारे में होगा। तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। ठीक है, मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।